तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट मेथड है एल्केन की प्रिपरेशन का वो है बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे ये देखा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एल्केन्स और एल्काइंस, जिनके अंदर मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर डबल या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो क्या होता है, कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल क्या होंगे, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइंस में जब हाइड्रोजन का हम एडिशन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं वो क्या होते हैं, एल्कीन। अब कैटलिस्ट क्या यूज होते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए, तो मेनली हम क्या यूज करते हैं, निकल या फिर प्लेडियम या फिर प्लेटिनम, इन तीनों मेटल्स का हम यूज करते हैं। फाइनली डिवाइडेड, ये बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में होती है, पोरस बिल्कुल इनका हम बना लेते हैं पाउडर और तब इनका यूज किया जाता है निकल, प्लेडियम या प्लेटिनम का। ये इस तरीके से ये हमारी पाउडर्ड के फॉर्म में होती है, इनके ऊपर हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवाते हैं, फिर एल्कीन को इसके ऊपर से पास करवाते हैं, तो फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है। तो कहने का मतलब जब भी एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन तीनों में से कोई एक कैटलिस्ट, तो जब करवाएंगे रिएक्शन तो एल्कीन से क्या बनेगा हमारे पास, एल्केन। इसी तरह एल्काइन के अंदर, अब एल्काइन के अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो यहाँ पे 2 मोल ऐड होंगे हाइड्रोजन गैस के, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केन। सो बाय हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वी कैन प्रिपेयर एल्केन्स इन द लेबोरेटरी। अब इसी तरीके से अगर 2 डबल बॉन्ड है हमारी एल्कीन के अंदर तो उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, मेटल हम कोई सी भी ले सकते हैं इन तीनों में से, फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि जो हमारी निकल को जब हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं तो रिएक्शन का टेम्परेचर 525 से 575 केल्विन तक हम रखना होता है हमें, लेकिन प्लेडियम और प्लेटिनम मेटल के केस में रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाती है। इसके बाद सेकंड मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं उनकी रिडक्शन जब हम करवाते हैं तो भी हमें क्या मिल जाता है, एल्केन। लेकिन अब एल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवाने के लिए 2 तरीके होते हैं हमारे पास, एक तो होता है डायरेक्ट रिडक्शन और एक होता है बाय इनडायरेक्ट रिडक्शन। तो डायरेक्ट रिडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, कि डायरेक्ट रिडक्शन के अंदर हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की उसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एल्केन मिल जाता है। अब डायरेक्ट मेथड क्या है एल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करने के लिए, ये चारों रिड्यूसिंग एजेंट में से हम कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड ले और इन चारों में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन जब हम एल्काइल हैलाइड से करवा दें तो डायरेक्ट हमें एल्केन मिल जाएगा, बीच में और कुछ इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन इन चारों में से किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करवाएंगे तो हमें डायरेक्टली एल्केन मिल जाता है, और ये एक डायरेक्ट मेथड है एल्केन को प्रिपेयर करने का फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया है, इसकी रिएक्शन जिंक HCl के साथ करवा दें तो ये एल्केन मिल जाएगा। ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, इसकी रिएक्शन जिंक HCl से करवाएंगे तो ये प्रोपेन मिल जाएगा। ये ब्रोमोहेक्सेन है, रेड फॉस्फोरस और HI के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो ये कार्बन और ब्रोमीन वाला ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी रिडक्शन हो जाएगी। ये हमारे पास इस तरह से एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन प्लेडियम के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। एक जिंक कॉपर का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है, तो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो कहने का मतलब एल्काइल हैलाइड की डायरेक्ट रिडक्शन से भी हमें एल्केन ऑब्टेन हो जाता है। इसके बाद है बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि हम जो एल्काइल हैलाइड है पहले उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करते हैं बाय रिएक्शन विद मैग्नीशियम, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस करते हैं, उससे हमें एल्केन मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एल्काइल हैलाइड है हमारे पास,
इसकी रिएक्शन हमने मैग्नीशियम के साथ करवाई है। और जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया जाता है तो उसमें सॉल्वेंट हमेशा हम लेते हैं ड्राई ईथर। तो ये ड्राई ईथर का यहाँ पे यूज होगा। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब एल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम की रिएक्शन होती है तो इस तरह से हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। ठीक है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है जिसके बारे में हम हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, या मतलब जिसकी रिएक्शन हम जो आने वाले चैप्टर से एल्डिहाइड कीटोन वगैरह में वहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। इसकी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करवाएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ये जो R नेगेटिव होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वाटर से ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन को ले लेगा, ये RH बन जाएगा और ये OH माइनस। OH माइनस इधर Mg के साथ जुड़ जाएगा तो ये MgX OH, ये एक साइड प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा एल्केन प्रिपेयर हो जाता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड वाया इनडायरेक्ट मेथड। तो जैसे ये ब्रोमो इथेन है, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाई है हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन ले लेगा यहाँ से, MgBr और OH ये हमारा साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्टली एल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवा सकते हैं बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब क्या होता है बेटा, ये जो एल्काइल हैलाइड इन रिएक्शन में हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ये एल्काइल हैलाइड हमें ऑब्टेन होती है एल्कोहल से। तो कहने का मतलब एल्कोहल से डायरेक्ट हमें एल्केन बनाना हो तो भी हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें ये इथेनॉल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इथेन में, तो हमारे पास ऐसा कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है कि हम इथेनॉल से डायरेक्ट इथेन बना ले। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले इथेनॉल से की रिएक्शन HBr के साथ करवा दें तो ये ब्रोमो इथेन बन गया। फिर इसकी रिएक्शन हम किसी के साथ भी करवा दें, जिंक HCl के साथ, कॉपर के साथ, हाइड्रोजन प्लेडियम या रेड फॉस्फोरस HI, या पहले मैग्नीशियम के साथ करा दें फिर दूसरे में इसमें वाटर डाल दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। तो कहने का मतलब फ्रॉम एल्कोहल टू एल्केन अगर हमें कन्वर्जन करना है तो भी हम इन मेथड्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एल्कोहल्स की डायरेक्ट रिडक्शन करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है, उसका नाम है वुड्स रिएक्शन बाय वुड्स रिएक्शन। कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ। तो एल्काइल हैलाइड में जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कंबाइन कर लेते हैं और हमारा एल्केन बन जाता है। इस रिएक्शन की खास बात क्या होती है वुड्स रिएक्शन की, कि जो हमारा एल्केन बनता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो हमारी एल्काइल हैलाइड के अंदर जितने कार्बन एटम है उससे 2 टाइम्स होंगे, मतलब उसके 2 गुने होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे रिएक्शन, ये रिप्रेजेंटेशन है वुड्स रिएक्शन का कि ये एल्काइल हैलाइड है हमारी, इसके 2 मोल आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, तो ये R ग्रुप और ये R ग्रुप आपस में एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे तो ये हमारा एल्केन बन जाएगा और ये 2 मोल ऑफ सोडियम हैलाइड यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बनता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो एल्केन बनता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे एल्काइल हैलाइड से 2 टाइम्स होते हैं। जैसे ये मिथाइल आयोडाइड है, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम के साथ करवाई है तो क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप ये और एक ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा इथेन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड में 1 कार्बन था और जो हमारा प्रोडक्ट बना एल्केन उसमें 2 कार्बन है, तो 2 टाइम्स हो जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द एल्केन वुड्स रिएक्शन के अंदर। तो ये अगर ब्रोमो इथेन की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन बनेगा तो हमारे पास ये नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाएंगे इसमें, 4। तो अब यहाँ पे भी आप देखिए कि अगर आपको डायरेक्ट जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यू हैव टू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू ब्यूटेन, तो आपके पास क्या मेथड है नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने का, तो आपके दिमाग में आना चाहिए वुड्स रिएक्शन का, क्योंकि पहले अल्कोहल से आप क्या बना लोगे HBr के साथ रिएक्शन करके, ब्रोमो इथेन
ब्रोमो इथेन की रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दोगे तो ये ब्यूटेन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम ये वुड्स रिएक्शन करवाते हैं। अब वुड्स रिएक्शन का मैंने आपको बता दिया है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो एल्केन बनता है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो एल्काइल हैलाइड लिया है उसके 2 टाइम्स होंगे। तो अब जब इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 टाइम हो जाते हैं वुड्स रिएक्शन में, तो हमेशा वुड्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा, जो एल्केन बनेगा, उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम हमेशा क्या होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें होंगे। और जिस एल्केन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उसको सिमेट्रिकल एल्केन कहते हैं। तो कहने का मतलब वुड्स रिएक्शन में जो एल्केन बनता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। इसके बाद आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान दी होगी कि जो भी एल्काइल हैलाइड हम ले रहे हैं वुड्स रिएक्शन के लिए, वो सेम एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। जैसे आइडोमीथेन लिया है तो इधर भी आइडोमीथेन, ये ब्रोमोमीथेन है तो ये ब्रोमोमीथेन, मतलब सेम टाइप की एल्काइल हैलाइड में जब रिएक्शन होती है तो वुड्स रिएक्शन में हमारा एक प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लें, जैसे ये ब्रोमोमीथेन ले लिया, यहाँ पे ये ब्रोमो इथेन ले लिया, अगर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, वुड्स रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ एल्केन बनते हैं कि एक से ज़्यादा एल्केन बनते हैं। देखो ब्रोमोमीथेन है तो ब्रोमोमीथेन क्या करेगा कि ये पॉसिबिलिटी, देखो एक तो ये डायरेक्ट पॉसिबिलिटी है कि ब्रोमोमीथेन और ब्रोमोइथेन जुड़ के इस तरीके से ये प्रोपेन बनाते हैं, ये क्या बन जाए हमारा प्रोपेन। इस प्रोडक्ट को तो हम बनाना चाह रहे थे, तो ये प्रोडक्ट तो बनता ही बनता है, लेकिन साथ में क्या होगा, एक ब्रोमोमीथेन दूसरे वाले ब्रोमोमीथेन से वुड्स रिएक्शन करके इथेन बना सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, तो ये भी प्रोडक्ट बनता है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि ब्रोमोइथेन दूसरे ब्रोमोइथेन के साथ कंबाइन करके ब्यूटेन भी बना सकता है, तो ये भी हमारे पास बनता है। कहने का मतलब वुड्स रिएक्शन में जब डिफरेंट एल्काइल हैलाइड हम लेते हैं तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ एल्केन बनता है। तो कहने का मतलब वुड्स रिएक्शन का हम यूज नहीं कर सकते हैं विद डिफरेंट एल्काइल हैलाइड। अगर हम यूज करेंगे डिफरेंट एल्काइल हैलाइड के लिए वुड्स रिएक्शन का, तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो काफ़ी इम्प्योर बनेगा, उसमें एक से ज़्यादा नंबर ऑफ एल्केन प्रेजेंट होंगे, मतलब मिक्सचर ऑफ एल्केन वहाँ पे बनेगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड देखें कि वुड्स रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है एल्काइल हैलाइड का, तो जो आइडो वाली जो मतलब एल्काइल आयोडाइड होते हैं उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमाइड का कम होता है, क्लोराइड का और कम, और एल्काइल फ्लोराइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर इतना कम होता है कि वुड्स रिएक्शन जनरली फ्लोराइड्स के साथ नहीं करवाई जाती है। ये रिएक्शन इनर्ट होते हैं, बहुत कम रिएक्शन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ वुड्स रिएक्शन। तो अब आपने ये सारा इसको हमने डिटेल में देखा है, तो लिमिटेशन क्या है कि इस रिएक्शन से केवल सिमेट्रिकल एल्केन ही बनता है। अगर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड का यूज करके अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाएंगे, अनसिमेट्रिकल एल्केन का मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ओड नंबर के हो, मतलब ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम जिस एल्केन में होते हैं उसको अनसिमेट्रिकल एल्केन बोलते हैं। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाएंगे तो वुड्स रिएक्शन में वो नहीं बनेगा, बनेगा तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म होंगे। इसके बाद मीथेन नहीं बना सकते हैं, इस मेथड से मीथेन नहीं बन सकता है, क्योंकि मीथेन कैसे बनेगा, 2 मीथेन में 1 कार्बन है और वुड्स रिएक्शन में क्या होते हैं कम से कम 2 कार्बन की तो आपस में रिएक्शन होंगी, तभी तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। वुड्स रिएक्शन में कार्बन कार्बन के बीच में ही तो बॉन्ड बनता है, CH3 के बीच में बॉन्ड बन गया, यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप के बीच में बॉन्ड बन गया। कहने का मतलब वुड्स रिएक्शन में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। मीथेन में तो सिर्फ एक ही कार्बन होता है, तो मीथेन को तो बना ही नहीं सकते हम इस मेथड से। इसके बाद टर्सरी एल्काइल हैलाइड के साथ वुड्स रिएक्शन नहीं होती है, कुछ और ही प्रोडक्ट बनता है हमारे पास अगर हम वुड्स रिएक्शन करवाएंगे। तो वो क्या प्रोडक्ट बनता है हम आने वाले मतलब नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है, जब हम एल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतना देखते हैं कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड का हम यूज नहीं कर सकते हैं। टर्सरी एल्काइल हैलाइड का मतलब इस तरीके से जो हमारी एल्काइल हैलाइड होती है, जैसे ये Cl, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करा दें तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट इतना स्टेरिकली हिंडर्ड प्रोडक्ट वुड्स रिएक्शन में
नहीं बन सकता। कि अगर हम ये 2 मोल इसके लें और 2 सोडियम के लें तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड जब हम लेते हैं तो हमारे पास एल्केन इस तरीके का नहीं बन पाता है। तो कहने का मतलब वुड्स रिएक्शन में टर्शरी एल्काइल हैलाइड का हम यूज नहीं कर सकते। इसके बाद है मैकेनिज्म। वुड्स रिएक्शन के मेनली 2 मैकेनिज्म होते हैं। वुड्स रिएक्शन के एक मतलब 2 मैकेनिज्म पॉसिबल है। एक होता है रेडिकल मैकेनिज्म और एक होता है आयनिक मैकेनिज्म। अब रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारी जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो फ्री रेडिकल बनने के मतलब फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट उसमें बनता है। कि रेडिकल मैकेनिज्म ये कहता है कि वुड्स रिएक्शन के बीच में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। क्या होता है रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कि पहले क्या होगा कि जो हमारी एल्काइल हैलाइड है और जो सोडियम मेटल है उनके बीच में रिएक्शन होगी। ये वाला बॉन्ड हमारा इस तरीके से होमोलिटिकली क्लीवेज होगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर आया R के पास, एक X के पास गया और सोडियम और ये X रेडिकल हैलोजन रेडिकल ने कंबाइन करके ये सोडियम हैलाइड बना लिया और ये एल्काइल रेडिकल हमारे यहाँ पे बन गया। अब एक एल्काइल रेडिकल दूसरे वाले एल्काइल रेडिकल से कंबाइन कर लेगा तो ये हमारा एल्केन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा जैसा हमने यहाँ पे देखा था। तो ये तो है रेडिकल मैकेनिज्म। अब रेडिकल मैकेनिज्म कब होता है वुड्स रिएक्शन में? जब रिएक्शन को हम वेपर फेज में करवाते हैं। कि जब सारे रिएक्टेंट हमारे किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, वेपर फेज में, मतलब टेम्परेचर क्या हो रिएक्शन का वेरी हाई हो, तो वहाँ पे ये रेडिकल मैकेनिज्म से वुड्स रिएक्शन होती है। अगर रिएक्शन हम लो टेम्परेचर पे सॉल्यूशन फेज में करवाते हैं, रिएक्शन किस में करवा रहे हैं? सॉल्यूशन फेज में, तो उस टाइम पे वुड्स रिएक्शन आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। ये मैकेनिज्म क्या कहता है कि पहले एल्काइल हैलाइड और सोडियम के बीच में रिएक्शन होगी तो एक सोडियम मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम मेटल के वैलेंस शेल में। तो 2 सोडियम मेटल क्या करेगी? अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी। तो क्या होगा? जब सोडियम मेटल ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस R ग्रुप को दे दिए तो ये X ग्रुप यहाँ से टूट के चला जाएगा, हेलोजन का ग्रुप। R पे इस तरह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से 2 Na पॉजिटिव बनेंगे। एक Na पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेगा, दूसरा Na पॉजिटिव इस X नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा। तो कहने का मतलब एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है। कैसा कंपाउंड बनता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड हो, इस तरह से, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए सोडियम हमारी मेटल है, R ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप, इसमें कार्बन है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है। अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दूसरे वाले एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और ये R नेगेटिव इस R पे अटैक करता है और ये X नेगेटिव यहाँ से बाहर जाता है। तो ये इस R और R के बीच में बॉन्ड बन गया, ये एल्केन बन गया हमारा, और ये NaX यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बन गया। तो ये तो है हमारा आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म में क्या बनता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है। रेडिकल मैकेनिज्म में क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। तो ये वुड्स रिएक्शन के 2 पॉसिबल मैकेनिज्म हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमारा वेपर फेज में होता है जब वुड्स रिएक्शन वेपर फेज में करवा रहे हैं, और आयनिक मैकेनिज्म तब होता है जब हम वुड्स रिएक्शन को सॉल्यूशन फेज में करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने वुड्स रिएक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानी है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के लिए क्या है स्टूडेंट्स? उसका नाम है बाय कोरेहाउस सिंथेसिस या कोरेहाउस सिंथेसिस। इस रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट? ये रिएक्शन होती है एक एल्काइल हैलाइड के बीच में और एक रिएजेंट होता है लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट, या इसको हम गिलमन रिएजेंट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज गिलमन रिएजेंट। तो गिलमन रिएजेंट और एल्काइल हैलाइड के बीच में रिएक्शन होती है, इससे हमारा एल्केन बनता है और ये हमारे साइड प्रोडक्ट बनते हैं। अब ये रिएक्शन की खास बात क्या है स्टूडेंट? कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे जो एल्केन बनते हैं उसमें सिमेट्रिकल एल्केन भी बन सकते हैं और अनसिमेट्रिकल एल्केन भी
बन सकते हैं, मतलब दोनों तरह के एल्केन हम बना सकते हैं इस रिएक्शन से। तो कहने का मतलब कोरेहाउस जो सिंथेसिस है ये एक बेटर मेथड है एल्केन बनाने के लिए एज कंपेयर टू द वुड्स रिएक्शन। तो ये एक अच्छा मेथड है। इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होगी, लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट होगा जिसको गिलमन रिएजेंट बोलते हैं। तो एल्काइल हैलाइड का R डैश ग्रुप और इसका एक R ग्रुप ये आपस में मिलके एल्केन बना देंगे और ये हमारे साइड प्रोडक्ट बनते हैं एल्काइल क्यूपरेट और लिथियम हैलाइड। तो अब क्या होता है कि ये इस रिएक्शन के लिए जो गिलमन रिएजेंट होता है या लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट है ये कैसे बनाते हैं हम बनाते हैं बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद लिथियम। पहले एल्काइल हैलाइड की लिथियम के साथ रिएक्शन होगी तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनेगा। इस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की फिर से रिएक्शन होगी क्यूप्रस हैलाइड के साथ और हमारे पास इस तरीके से फिर ये डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट बन जाएगा। तो इस तरह से हम ये जो गिलमन रिएजेंट है या लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट है उसको बनाते हैं। इस लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट को बनाने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एल्काइल हैलाइड की। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो जैसे कि हमारा ब्रोमोप्रोपेन है, ये लिथियम डाईमिथाइल क्यूपरेट है, तो ये रिएक्शन करवाएंगे। तो आपने देखा था कि जो एल्काइल हैलाइड होती है उसका R ग्रुप और जो हमारा ये रिएजेंट है इसका R ग्रुप आपस में कंबाइन करके एल्केन बनाते हैं। तो 3 कार्बन इसके और एक मिथाइल ग्रुप ये आपस में कंबाइन होंगे तो N ब्यूटेन हमारे पास बनेगा। तो ये मिथाइल कॉपर और लिथियम ब्रोमाइड यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बनते हैं। इसी तरीके से यहाँ देखिए ब्रोमोमीथेन है, ये डाई इथाइल लिथियम क्यूपरेट है, तो ये CH3 ग्रुप और ये CH2CH3 ग्रुप जुड़ेंगे तो N प्रोपेन यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा और ये इथाइल क्यूपरेट और लिथियम ब्रोमाइड हमारे साइड प्रोडक्ट होंगे। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं कोरेहाउस सिंथेसिस का फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। इसकी रिएक्शन से हम ब्रांच एल्केन भी बना सकते हैं, जैसे CH3 CH3 Br है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये CH3 2CuLi लिया है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये ब्रांच एल्केन भी हम बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन है इसमें जो एल्काइल हैलाइड हम यूज कर रहे हैं ये हमारा प्राइमरी होना चाहिए। मतलब ये रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से कब होती है, जब ये जो एल्काइल हैलाइड हमने लिया है ये तो कैसा हो, प्राइमरी, और यहाँ पे जो R ग्रुप जुड़े हुए हैं रिएजेंट के अंदर ये चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, उससे मैटर हमारा नहीं करता है इतना। लेकिन जो एल्काइल हैलाइड हम ले रहे हैं वो हमारा कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। तो ये इस रिएक्शन की कंडीशन है। अब रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो ये इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कैसे होती है कि ये जो हमारा रिएजेंट है ये एल्काइल हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, इस तरीके से SN2 की तरह ये इस पे अटैक होगा और ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बीच में। फिर ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा। जब ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा तो इसमें ये R डैश ग्रुप इस R के साथ जुड़ के हमारा एल्केन बना देगा। तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होती है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा हमारे पास एल्केन बन जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट मेथड है बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या करवाते हैं, सोडियम सोल्ट लेते हैं किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। उस एक्वस सॉल्यूशन में से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, मतलब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो हमारे पास एल्केन बनता है। अब कैसे रिएक्शन होती है इसके अंदर कि ये हमारा सोडियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हम लेंगे एल्केन बनाने के लिए, ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये जो R ग्रुप होंगे हमारे सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और इनके कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा, एल्केन। तो ये तो जनरल रिएक्शन देखी। एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती है कि देखिए हमने सोडियम सोल्ट लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का,
एक्वा सॉल्यूशन जब हम इसका बनाएंगे तो आपको पता है ये आयनिक कंपाउंड है, तो ये ब्रेक हो जाएगा आयन के अंदर, ठीक है। तो जो सोडियम सोल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो इस तरह से डिसोसिएट होगा। वाटर है तो वाटर की भी डिसोसिएशन होती है। वाटर कैसे डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो इसके 2 मोल लिए तो ये 2H पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव। तो इतना तो जब एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर एक्चुअल में हमारे पास ये सब आयंस प्रेजेंट होंगे। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें पता है कि एनायन हमारे एनोड के पास जाते हैं, कैटायन हमारे कैथोड के पास जाते हैं, और जो एनायन होते हैं उनकी एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाती है और कैटायन जो होते हैं उनकी कैथोड पे रिडक्शन होती है। तो ये हमारा एनायन है। तो ये एनायन क्या करेगा, जैसे ये सब है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाएंगे तो ये एनायन है, तो ये एनायन एनोड पे चला जाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे इसकी तो इस एनायन में से एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। O नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे O के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस O नेगेटिव पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके 2 मोल लिए हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर देगा और इस तरीके से हमारे ऑक्सीजन के पास ये रेडिकल बच जाएंगे। तो क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें पास करेंगे तो ये रेडिकल इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो हमारे पास ये CO2 गैस यहाँ पे बाहर निकल जाती है, 2 मोल CO2 गैस के बाहर निकल जाएंगे, मतलब प्लस में 2 CO2 गैस बाहर निकलेगी और ये 2 रेडिकल आपस में कंबाइन होकर एल्केन फॉर्म करेंगे। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे अब देखिए कि कैथोड पे 2 टाइप के एनायन है हमारे, ठीक है। एक H पॉजिटिव है और दूसरा Na पॉजिटिव है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे 2 एनायन थे, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन जल्दी होती है तो इसी की ऑक्सीडेशन हमारी हुई है नोड पे। यहाँ पे Na पॉजिटिव भी है और H पॉजिटिव भी है, तो क्या होगा, H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, 0 होता है, सोडियम का माइनस में होता है, तो इसकी रिडक्शन होगी, भाई दोनों में से एक ही की तो रिडक्शन होगी, तो H पॉजिटिव की रिडक्शन पहले होगी, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इसीलिए बनती है, जो मैंने यहाँ पे शो की है। तो कैथोड पे कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस जो रिएक्शन होती है उसमें जो हमारा एल्केन बनता है वो कहाँ पे बनता है, एनोड पे, और कैथोड पे हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है बाई डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडा लाइम। क्या होता है, जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सोल्ट को हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो हमारे पास एल्केन बनता है, ठीक है। ध्यान रखना है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को के सोडियम सोल्ट को जब हम हीट करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो एल्केन बनता है और साथ में बाई प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, देखिए ये रिएक्शन ऐसे होगी कि ये जो सोडियम सोल्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको जब हम हीट करेंगे तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा। काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये R के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्लस CO2 गैस, ये हमारा कार्बन आयन बन जाता है। अब क्या होगा कि जो हमारी NaOH और ये CO2 गैस बनी है, ये CO2 गैस NaOH के साथ रिएक्शन करेगी इस तरीके से। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये Na2CO3 बनेगा प्लस में वाटर। अब ये कार्बन आयन क्या करेगा, R नेगेटिव प्लस वाटर, ये कार्बन आयन वाटर से H पॉजिटिव ले लेगा और OH माइनस को रिलीज कर देगा। वो OH माइनस फिर से इसके साथ रिएक्शन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एल्केन बनता है बाई डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा लास्ट मेथड था जिसके थ्रू हम एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का ये जो पार्ट था वो आज हमने सारा डिस्कस कर लिया है।